वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। 4 दिसंबर 2023 बस आने ही वाला है आपका एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लाए थे शौर्य सीरीज। शौर्य सीरीज में मैंने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट लिया है। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, सॉइल प्रॉपर्टीज से आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन लास्ट यूनिट तक लेकर आया। मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो प्रोबेबिलिटी रखते हैं एसएससी जेईई मेंस में आने के। और मैंने क्या किया, आपको एक असर्शन रीजनिंग का अलग से एक टॉपिक जो लेक्चर्स लेके दिए हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो गया। आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैंने आपके लिए क्या किया है, गेट ईएससी के वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको कराया, और टीसीएस का पूरा पैटर्न एनालाइज किया है। जो ऑल ओवर इंडिया टीसीएस पेपर करा रही है उसको मैंने एनालाइज किया, उसके क्वेश्चंस में लेकर आया, और शौर्य सीरीज में मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। और ये असर्शन रीजनिंग का 2 सेशन में ले चुका हूं। असर्शन रीजनिंग को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। सर ये नया बला क्या आ गई है, इसको कैसे करना है, इसको ये तो ईएससी में क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, ये टीसीएस ने अपने फेवरेट बना लिए हैं। अब टीसीएस पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए, क्या आपको क्या करना है, आपको वही कि अपने शॉर्ट नोट्स उठा लीजिए, कोई भी बूस्टर या फिर हैंडबुक है वो उठा लीजिए और उठकर बैठ जाइए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि आप लेटे हैं, पढ़े हैं, सर बोलते जा रहे हैं, समझ आता जाएगा, ऐसे में तो पेपर सिंपल हो जाना है। चलिए चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर क्या आप हमें कांस्टेंट सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों कि सर एग्जाम बहुत पास है, हमें सब्जेक्ट रिवीजन की जरूरत है। अगर आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो एईसी प्लस ऐप पर हमने क्या किया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच लॉन्च किया, जिसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आप सब्जेक्ट को थॉरोली रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस सेशन मिल जाए। 300 प्लस क्वेश्चंस हमने हमने इसमें दिए हैं। 300 नहीं, 3000 प्लस क्वेश्चंस हमने दिए हैं। ये कौन से क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई मेंस के लेवल के हैं। गेट ईएससी को हमने एनालाइज किया, टीसीएस के क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेटर यूजेबल क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। पूरा पैकेज आपको मिल गया। अब आपको चाहिए कि टेस्ट लगाने मिले, तो 100 प्लस टेस्ट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो है ही, और 20 क्या है, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं। आप जब इतना सब कर लोगे, इतने टेस्ट लगा लोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से आपको फॉलो करना है। हमने पूरी मेहनत की आपके साथ। आपको मैंने पूरा सब्जेक्ट 1 क्वेश्चन से लेकर आज मैं करीब 400 क्वेश्चन करा दूंगा आपके लिए, और पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया। आपको बस क्या करना था, रिवीजन करना था, और अभी भी टाइम है। आप रिवाइज कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप एक बात बताइए, जिसका प्री नहीं हुआ है उससे पूछिए कि कैसा लगता है। आपको चांस मिला है, यहीं पर सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन। असर्शन रीजनिंग का पार्ट 2 है अब सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, एक सेशन और मैं लूंगा, सारा खत्म कर दूंगा आपके लिए। चलिए देखो, आगे बढ़ो। 340 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इन अ सॉइल मास डिपेंड ऑन द स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, anisotropy and non-homogeneity of the soil and also on the boundary conditions। चलिए, ये तो क्वेश्चन है। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। क्या स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, बॉयजनेस्क्यूज थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज इन सॉइल्स डील्स विथ लेयर्ड सॉइल ओनली। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपने, ठीक है। असर्शन रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, मैंने लास्ट सेशन में आपको थॉरली बताया था। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। ए का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेटमेंट लिखा है, कहीं कहीं असर्शन लिखा आएगा, स्टेटमेंट 2 में रीजन लिखा जाएगा। समझ में आती है बात? सेकंड क्या बोल रहा है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता, रीजन नहीं है मतलब उसका। सी क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन सेकंड फॉल्स है, गलत बात लिखी है। डी क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, पहली बात गलत लिखी है और सेकंड बात सही लिखी है। आपको मैं ए बी सी डी करके आंसर दूंगा, आप समझ जाइएगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ो। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, आपको जब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है तो बिकॉज लगाकर पढ़ना है। कैसे? बिकॉज, बिकॉज मतलब ये मैंने, एक मिनट देख लो भाई, ये बिकॉज, क्योंकि, क्या, क्योंकि, ओके, ऐसे पढ़ना है। इसके बाद मतलब देखो,
मैंने पढ़ा द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इन अ सॉइल मास डिपेंड ऑन द स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती हैं, हाँ करती हैं। एनिसोट्रॉपी, ये कॉमा है, ओके, एनिसोट्रॉपी यस, एंड नॉन होमोजेनिटी ऑफ द सॉइल एंड आल्सो ऑन द बाउंड्री कंडीशन। वो बोल रहा है जो आप कोई भी सॉइल मास लिया आपने, उस पे जो स्ट्रेसेस लग रही हैं वो उसकी बाउंड्री कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, हाँ सर करेगी। उसकी जो स्ट्रेस डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे भी करेगी, और एनिसोट्रॉपी एंड नॉन होमोजेनिटी पर भी डिपेंड करेगी। हाँ ये क्या है, ये क्या है, मैंने बोला सॉइल का एक पार्टिकल, एक गिवन पार्टिकल है, उसका हर डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो वो आइसोट्रोपिक होगा। क्या, आइसोट्रोपिक बिहेवियर होगा। और अगर प्रॉपर्टीज ईच एंड एवरी डायरेक्शन में डिफरेंट है तो उसको क्या बोलोगे, एनिसोट्रोपिक सॉइल। समझ में आई बात। तो क्या होता है, जो एक्चुअल कंडीशन में तो सॉइल ऐसे ही रहेगी ना, एनिसोट्रोपिक। जरूरी नहीं कि उसका बिहेवियर हर डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम हो तो एनिसोट्रोपिक होगी। नॉन होमोजेनिटी मतलब क्या, मैंने डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिए। अभी क्या लिया था, ये आइसोट्रोपिक के लिए बताया, ये बता रहा हूं मैं डिफरेंट सॉइल पार्टिकल। होमोजेनिटी डिफाइन करने के लिए मैंने क्या लिया, डिफरेंट पार्टिकल्स लिए। लेकिन अब क्या कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, एक डायरेक्शन कांस्टेंट रख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं, हर पार्टिकल पर जा जाकर मैंने देखा कि हर वाई डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल क्या लिखा मैंने, परमिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सॉइल की, हाँ। तो ये प्रॉपर्टी वाई डायरेक्शन में कहीं भी जाकर देखोगे, किसी भी पार्टिकल पे देखोगे सेम आएगी। ये क्या कहलाएगी, इसकी होमोजेनिटी है। लेकिन नॉन होमोजेनियस मतलब वाई डायरेक्शन में इसका कुछ, मतलब मैं ऐसे लिख दूं K1 K2 K3 एंड सो ऑन, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा तो नॉन होमोजेनियस है। तो ये तो सही बात लिखी है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ सॉइल मास डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, पहला स्ट्रेस डिफॉर्मेशन यस, एनिसोट्रॉपी एंड नॉन होमोजेनिटी ऑफ द सॉइल एंड आल्सो ऑन द बाउंड्री कंडीशन। इसके साथ साथ एक चीज पर और क्या, लोडिंग कंडीशन पर भी ये डिपेंड करता है। क्या, लोडिंग कंडीशन पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। फिर क्या बोल रहा है, जो बॉयजनेस्क्यूज ने थ्योरी दी है, बॉयजनेस्क्यू बहुत लंबा डिस्कशन करके आए हम इस पर। ये नहीं बोलना कि सर समझ नहीं आ रहा, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, इसके मैंने अजम्पशंस ही बताए, पीछे वीडियोस में जाके देखिएगा आप। बॉयजनेस्क्यूज थ्योरी ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल डील्स विद लेयर्ड, ये वर्ड गलत आ गया, लेयर्ड नहीं होगा। लेयर्ड क्यों नहीं होगा, लेयर्ड सॉइल या बोलो तो स्ट्रेटिफाइड सॉइल, उसके लिए तो हमने वेस्टरगार्ड थ्योरी पढ़ी थी ना। वेस्टरगार्ड का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि वो स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए था, एप्लीकेबल थी। बॉयजनेस्क्यू किसके लिए एप्लीकेबल है सर, ये तो होमोजेनियस या आइसोट्रोपिक सेमी इनफाइनाइट सॉइल के लिए है, ये लेयर्ड सॉइल के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 इज ट्रूथ, इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है। पहले क्वेश्चन में हमेशा मैं टाइम देता हूं, क्यों, आगे अपनी चीजें सिंपल होती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ो। अब देखो 341 कह रहा है टरजागीज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर्स ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या, सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलिए दूसरे पढ़ने के पहले मैंने क्या बोला, क्या पढ़ोगे आप, बिकॉज यानी क्योंकि। देखो पहला पढ़ा टरजागीज थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन कंसीडर्स ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन। हाँ सर, हमने बात की थी कि टरजागी का जो अजम्पशन है, ओनली पोर वाटर एक्सपेल आउट होने के कारण जो सेटलमेंट होगा वन डायमेंशनल, उसको हम क्या, वो किसने बात की थी, टरजागी ने बात की थी। तो टरजागी थ्योरी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। अब देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। बोल रहा है क्योंकि टरजागी की थ्योरी कंसोलिडेशन कंसीडर्स ओनली प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। आप एक बात बताइए कि जब पानी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन है क्या, पानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भरा हुआ था, एक्सपेल आउट हुआ, मतलब पानी एक्सपेल आउट हुआ, बाहर निकला, इसका मतलब क्या सर, प्राइमरी कंसोलिडेशन हो रहा है। जब पानी पूरा एक्सपेल आउट हो जाएगा तो सॉइल के ग्रेन्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे सर, हाँ आने लगे। तो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स हुआ।
अब जो सेटलमेंट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स के कारण, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और वो कब हो पाया, जब पानी निकल गया। तो हां सर, सेकेंडरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है क्या, ये इसका रीजन है क्या? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि टरजागी सिर्फ प्राइमरी कंसोलिडेशन को कंसीडर कर किया था, क्योंकि सेकेंडरी तो इसके बाद में होता है। ये इसको रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मतलब बी क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट। ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ो। ये गलत दिया है, ये गलत दिया है इधर। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है असर्शन ए, द रेट्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑन सैंडी क्ले सॉइल्स आर फास्टर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन क्ले स्ट्रक्चर। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, दूसरा भी पढ़ो, पहले पढ़ लो। The rate of consolidation is dependent on the permeability of soils and the permeability of sandy clay is more than that of clayey soil। कितना डिस्कशन किया है हमने इस वर्ड पर, किस पर, परमेबिलिटी पर। देखो वो बोल रहा है सैंडी क्ले है, सैंडी क्ले अगर सॉइल है, स्ट्रक्चर ऑन सैंडी क्ले, उसका फास्टर होगा क्या कंसोलिडेशन। क्यों होगा सर? हम जानते हैं कि जो क्ले पार्टिकल उसके वाइट्स छोटे होते हैं, उसमें जब आपने सैंड मिला दी तो क्या हो गई, वो सैंडी क्ले हो गई। सैंडी क्ले हो गई मतलब क्या, वाइट्स बढ़ गए, साइज ऑफ वाइट्स क्या हुआ, बढ़ गया। नंबर ऑफ वाइट्स नहीं, साइज ऑफ वाइट्स बढ़ गए। क्यों? सैंड्स के वाइज जो रहते हैं वो साइज बड़ी रहती है, तो इससे पानी का एक्सपेल आउट होना इजी हो गया। और वो क्या फास्टर रेट से पानी अब एक्सपेल आउट हो पाएगा? हाँ सर हो पाएगा। तो वही तो बात लिखी है, द रेट्स ऑफ सेटलमेंट, जो रेट रहेगा सेटलमेंट का, जब पानी एक्सपेल आउट हो गया मतलब सेटल होती जाएगी सॉइल, सेटल होती जाएगी। हाँ, तो रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑन सैंडी क्ले सॉइल्स आर फास्टर कंपेयर टू दोज ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन क्ले सॉइल। क्ले की तो साइज ऑफ वाइट छोटा, बहुत ही छोटा, तो इससे क्या होगा सर, परमेबिलिटी इसकी बहुत कम, पानी एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, तो फास्टर रेट किस में रहेगा, सैंडी सॉइल में। यस यस। और रीजन क्या मैंने बोला, क्यों कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स एंड द परमेबिलिटी ऑफ सैंडी क्ले किसकी परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और सैंडी क्ले की जो परमेबिलिटी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, क्ले से। तो ये बात भी सही है, रीजन भी सही है। आपने कैसे पढ़ा, बीच में लगाया आपने बिकॉज। ओके, तो आपने पढ़ा, आपको पता चला कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। दूसरा, रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी है सर्सन का, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ो। चलो असर्शन क्या बोल रहा है 343 क्वेश्चन में, अ क्ले लेयर ऑफ थिकनेस कैपिटल एच with single drainage suffers an ultimate settlement of S under increase in pressure of AP, नहीं ये डेल्टा P होगा, increase in pressure of delta P when a thin sand layer is present at its mid depth, the layer under otherwise identical conditions will have no change in ultimate settlement। ये बात तो बहुत सही लिखी है। देखो क्या पर इंग्लिश लिखी है और कुछ नहीं है, अंग्रेजी का खेल है, आप पूरा सब कुछ सीख के आए हो क्या? फिर से पढ़ो। एक क्ले लेयर है जिसकी थिकनेस h है, फॉर एग्जांपल मैं यहां बना देता हूं, एक क्ले लेयर है, किसकी लेयर है, क्ले की लेयर है, जिसकी थिकनेस क्या है सर, h है। ओके, विथ सिंगल ड्रेनेज, मान के चलो इस तरफ ड्रेनेज है इसका, इस तरफ ड्रेनेज है इसका, मतलब क्या, इधर एक सैंड लगा दो, सैंड लगा दी तो मतलब ड्रेन होने लगा, क्योंकि वाइट्स बढ़ गए सॉइल के, तो यहां से सिंगल ड्रेनेज, यहां से ड्रेन हो रहा है। सफर्स एन अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ एस, कितना अल्टीमेट सेटलमेंट हो रहा है सर, एस हो रहा है। कब? जब डेल्टा पी स्ट्रेस आप इंक्रीज कर रहे हैं। यहां तक बात समझ आती है? ठीक है सर। व्हेन अ थिन सैंड लेयर इज प्रेजेंट एट इट्स मिड डेप्थ, तो जब उसने बोला, अब क्या बोल रहा है, इसकी मिड डेप्थ पर, चलिए मैं एक मिनट इसको रब कर रहा हूं, क्ले जो लिखा है इसकी अब मिड डेप्थ पर मैं बनाता हूं। इसकी मिड डेप्थ पर आपने क्या किया, एक सैंड लेयर लगा दी। क्या लगा दी सर, सैंड की लेयर है ब्लू वाली। ओके, ये क्ले था, ये पूरा क्या था, पर्पल से जो लिखा है वो क्या था, क्ले। ओके, ये क्ले था, ये सैंड की लेयर मिड डेप्थ पे लगा दी। अब जब ये हाइट क्या थी, पहले h थी, अब ये हाइट कितनी हो गई सर, ये हाइट हो गई अब h/2। ओके, h/2, और ये हाइट कितनी हो गई सर, h/2। क्लियर है? क्लियर है। ओके, h/2 ये हाइट हो गई। ओके, अब बोल रहा है कि जब ये लेयर आप लगा दोगे तो उसका क्या जो अल्टीमेट सेटलमेंट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। मिड डेप्थ द लेयर अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशन विल हैव नो चेंज इन अल्टीमेट सेटलमेंट। सही बात लिखी। क्यों? देखो आपने
बीच में सैंड लेयर तो लगाई, ड्रेनेज पाथ तो इंक्रीज हो गए, दो हो गए ना। अब देखो ये एक ड्रेनेज पाथ, एक ये ड्रेनेज पाथ, इस ऊपर वाली सॉइल के लिए, नीचे वाली सॉइल के लिए ये वाला भी एक ड्रेनेज पाथ हो गया। तो अब आप एक बात बताइए, ड्रेनेज पाथ तो बढ़ा, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक बात बताइए, सेटलमेंट तो सेम रहेगा अल्टीमेट वाला। कौन सा अल्टीमेट वाला? क्यों? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फिर से सुनिए। आपके पास 10 रोटी हैं, आपके पास अल्टीमेटली 10 रोटी हैं खाने के लिए। आप चाहे एक बार में खा लीजिए, चाहे दो बार में खा लीजिए। एक बार में खाइए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली तो आप 10 रोटी खा पाओगे। सिमिलरली दो बार में आपने खाया तो टाइम तो कम, सॉरी टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन क्या, आप जब दो बार में खाओगे तो लेकिन 10 रोटी ही तो आप खा पाओगे, तो अल्टीमेटली कितना है? अल्टीमेटली आप 10 रोटी खा पा रहे हो, तो अल्टीमेट सेटलमेंट को चेंज होगा क्या? नहीं। चाहे देर से कंसोलिडेट हो, चाहे जल्दी कंसोलिडेट हो जाए, अल्टीमेट सेटलमेंट हमेशा सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गई। बात समझ में आई भाई? आती है। चलिए देखो आगे, द पाथ ऑफ ट्रेवल। देखो मैंने असर्शन रीजनिंग का लास्ट में पोर्शन क्यों लिया है? कॉन्सेप्ट हम सीखते हुए आ रहे थे, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है, क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए थे। आप इतने दिन बाद, करीब करीब 16 क्लास होने के बाद, ये कॉन्सेप्ट ना भूल जाओ, इसलिए एक बार फिर से रिवीजन भी हो गया और एक पोर्शन टॉपिक का जो आता है एग्जाम में वो भी कवर हो गया। तो आपके लिए दो फायदे हो रहे हैं। चलिए जुड़े रहिएगा। रीजन क्या बोल रहा है? द पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर फॉर द क्ले लेयर इज एच अंडर सिंगल ड्रेनेज। ओके, एच था अंडर सिंगल ड्रेनेज। When a thin sand layer is present at mid depth of clay layer, the path of travel is lower, is होगा, ये is lower half, सॉरी ट्रेवल इन होगा, इन ही होगा, इन लोअर हाफ ऑफ द, कहां पर? लोअर हाफ ऑफ द लेयर गेट्स रिड्यूस टू h/4. दिस कंसिडरेबली रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू रियलाइज अल्टीमेट सेटलमेंट। पूरी बात सही लिखी है, बस टेक्निकली खेल गया। टेक्निकली क्या खेल गया? आप इस लेयर में देखिएगा, इसमें देखिएगा, यहां पर हमने पार्टिकल लिया सेंटर पे, एक पार्टिकल है सेंटर पे। चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहां पर एक्सट्रीम पार्टिकल कौन है जिसको टाइम ऑफ ट्रेवल में करने में ज्यादा समय लगेगा? ये तो स्ट्रेटा क्या है? ये तो क्ले की स्ट्रेटा था, यहां से तो ड्रेनेज हो नहीं रहा। आपने देखा कि यहां से पार्टिकल को मूव करने के लिए h/2, ये वाला पार्टिकल को मूव करने के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो लॉन्गेस्ट पाथ, वही तो ड्रेनेज पाथ कहलाता है। तो इसको सिर्फ h/2 डिस्टेंस, अभी h ट्रेवल करना पड़ रहा था जब ये बीच में सैंड लेयर नहीं थी, अब कितना? h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है सर। अब एक बात बताइए, ये जो अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है सैंड के नीचे, ये हो गया ऊपर अपर लेयर। ये जो अपर लेयर है, इसको देखो, अपर लेयर का ये इधर पार्टिकल होता अगर, तो ये तो सबसे पहले कहां? यहीं से मूव कर जाता। क्यों? ऊपर तो सैंड ऑलरेडी था, मतलब ड्रेनेज था। कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जो बीच में होगा सर, जो पार्टिकल बीच में होगा अपर लेयर के, वो तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ सर, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक बात बताइए कि ये जो पार्टिकल है, इसके लिए अब ऊपर मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस बचा? h/4 डिस्टेंस बचा। नीचे मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस बचा? सर ये डिस्टेंस भी क्या है? h/4 डिस्टेंस बचा। तो अपर लेयर में तो ऑलरेडी सैंड लेयर प्रेजेंट थी। हाँ सर प्रेजेंट थी। आपने एक सैंड लेयर बीच में भी दे दी, उसके बाद जो ये मूवमेंट हुआ, अपर लेयर में h/4 बचेगा, ना कि डिस्टेंस, अपर लेयर में h/4 बचेगा, ना कि लोअर लेयर में। समझ में बात आई? तो ये क्या लिख रहा है? लोअर हाफ ऑफ द लेयर गेट्स रिड्यूस टू h/4। नो, ये लोअर हाफ गेट्स रिड्यूस टू h/2 होना था। ये रीजन भी गलत, बाकी पूरी चीज सही लिखी हुई होती अगर बस ये क्लियर हो जाता, ये h/2 लिखा होता। चलिए, तो मतलब असर्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। समझ में आई बात? ईएसई में क्या यही क्वेश्चन पूछा है, बस उसने क्या किया है, इधर लिख दिया टॉप लेयर। तो टॉप लेयर में तो h/4 होगा ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान से रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 344 क्या बोल रहा है? द बियरिंग कैपेसिटी, एक मिनट गर्मी हो रही है,
344 क्या बोल रहा है? द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग ऑलवेज गेट्स अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट रीजन बोल रहा है कि वाटर इन सॉइल अफेक्ट्स द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर एज वेल एज द यूनिट वेट। यूनिट वेट, चलिए देखो, बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने सर पढ़ा था, बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि क्यू यू इज इक्वल्स टू, फैमिली इक्वेशन यही थी ना, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन गामा। यस सर, आपने ये पढ़ा था। वो बोल रहा है कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग ऑलवेज, ये शब्द जो उसने लिखा है बस यहां गलती है, क्या? ऑलवेज गेट्स अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। सर ऑलवेज बात बस आपने गलत लिख दी, क्यों? देखो मैंने ये आपको बताई, क्या ये है फाउंडेशन, ये है विड्थ बी। हमने एक केस पढ़ा था, हमने क्या केस पढ़ा था? अगर ग्राउंड वाटर टेबल कितना विड्थ बी से नीचे आ जाती है, विड्थ बी से क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। इसकी अगर डेप्थ, ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ किससे ज्यादा हो जाए? विड्थ से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, तो ये ग्राउंड वाटर टेबल किसी भी, ये गामा क्यू क्या होता है सर? गामा डीएफ, डीएफ इस गामा को और इस गामा को, यूनिट वेट को अफेक्ट नहीं करती है। तो क्या ऑलवेज अफेक्ट करेगी? नहीं सर। कब अफेक्ट करेगी? जब डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल इज लेस देन, सॉरी, डेप्थ ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर टेबल ग्रेटर देन अगर विड्थ हो जाए तो अफेक्ट नहीं करेगी। और कब अफेक्ट करेगी? जब इट इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग। आई बात समझ? आती है बात समझ की नहीं आती है? चलो ये ग्राउंड लेवल था। चलिए, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट गलत, ऑलवेज वर्ड नहीं लिखा होना था। दूसरा क्या पढ़ रहा है? अब बिकॉज लगाना है क्या? नहीं, अब तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? ए इज फॉल्स, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था आपको सब। तो बोल रहा है कि रीजन वाटर इन सॉइल अफेक्ट्स द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर एज वेल एज द यूनिट वेट। हाँ, जब वाटर अगर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां ग्राउंड वाटर टेबल आ जाती है, केस 2 में मैं ब्लू से लिख रहा हूं, अगर यहां ग्राउंड वाटर टेबल आ जाती तो सी क्या हो जाएगा सर? ये अफेक्टेड मिलेगा। गामा ये कौन सा मिलेगा सर? सबमर्ज मिलेगा। ये गामा क्या मिलेगा? सबमर्ज। तो हाँ, ये शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर को भी अफेक्ट करता है और यूनिट वेट को भी करती है अफेक्ट। रीजन इज करेक्ट। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 345 क्या बोल रहा है? एट द सेम वाइड रेशियो डेसिकेटेड क्ले इज स्ट्रॉन्गर देन सैचुरेटेड क्ले। अब ये वर्ड का मतलब पता होगा, ये क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। ये आपको कॉन्सेप्ट तो चलिए ठीक है, आपकी यहाँ इंग्लिश चेक हो रही है, अगर इसका वर्ड का मतलब नहीं पता है आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, भले ही आप कितना पढ़ के आए हो। तो देखो, एट द सेम वाइड रेशियो, डेसिकेटेड का मतलब होता है शुष्क, जिससे शुष्क, और डेसिकेशन एक वर्ड होगा यहां देखो, डेसिकेशन ये लिखा है। डेसिकेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जिस सॉइल से आपने पानी निकाल लिया। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया ना, खेल जाओगे ना। अब देखो कैसे, एट द सेम वाइड रेशियो, वाइड रेशियो आपने सेम रखा। डेसिकेटेड क्ले मतलब जो शुष्क क्ले है, मतलब जिससे पानी निकल चुका है, उसके ग्रेन के पार्टिकल्स क्या हो गए? पास आ गए। इज स्ट्रॉन्गर देन सैचुरेटेड क्ले, जिसमें पानी भरा था उसके पार्टिकल दूर थे। अब जिससे निर्जलीकरण हो गया, डेसिकेशन हो गया, पानी का, पानी निकल गया तो ग्रेन के पार्टिकल पास आ गए, तो एक दूसरे पर क्या कंप्रेसिव फोर्सेस लगाए, तो स्ट्रेंथ क्या बढ़ गई सर? बढ़ गई। तो यस, उसमें स्ट्रॉन्गर होगा डेसिकेटेड क्ले एज कंपेयर टू सैचुरेटेड क्ले। बात समझ में आई? क्यों? डेसिकेशन कैसे पढ़ना है? बिकॉज यानी क्योंकि डेसिकेशन इंपैक्ट्स और इंड्यूसेस प्री कंप्रेसिव फोर्सेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। वही तो मैंने बताया, पहले से ही डेसिकेशन निर्जलीकरण होने के कारण पार्टिकल्स पास आए, एक दूसरे पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो क्या हो गया सर? उस पर स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। तो बात समझ में आई? तो ये रीजन भी सही है इसका और असर्शन भी सही है, और रीजन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 346 क्या कह रहा है? इन नॉन कोहेसिव सॉइल्स, नॉन कोहेसिव सॉइल मतलब सैंड बोल लो, ओके, सेटलमेंट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड। भाई ये तो हम सर पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये कितना खेलेंगे इससे? सैंड का वॉइड्स की साइज ज्यादा, तुरंत जो लोड लगाओगे आप तो तुरंत सेटल कर जाएगा। हाँ सर, ये तो आप बात सही कह रहे हो।
दूसरा क्या कह रहा है, द सेटलमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय लेटरल यील्डिंग और शियर स्ट्रेन्स अकरिंग इन द सॉइल। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा है, यहां तक ये स्टेटमेंट यहां तक भी सही है। क्या, द सेटलमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू वॉल्यूम चेंजेस कॉज्ड बाय लेटरल यील्डिंग के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं, किस कारण से हो रहा है सर? ये तो वॉइड्स के साइज को रिड्यूस होने के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना कि कोई शियर स्ट्रेन के कारण। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है, क्यों? ये लेटरल यील्डिंग के कारण नहीं हो रहा वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज सर हो रहा है वॉइड्स की साइज के डिक्रीज होने के कारण हो रहा है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 दे रहा है कि इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट प्रेशर ऑन द सॉइल स्पेसिमेन इज डबल्ड एट ईच स्टेप। कंसोलिडेशन जिसने टेस्ट किया है उसके लिए तो आसान है ये बात। देखो मैं फिर भी बता दे रहा हूं, जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि जो लोड रहेगा, लोड या प्रेशर जो हम बढ़ाते हैं सॉइल के ऊपर, वो हम डबल करते जाते हैं। कैसे? 12.5% ऑफ रिक्वायर जो लोड आप मान के चल रहे हो फेलर लोड, उसके बाद क्या 25%, फिर 50%, फिर 100% ऑफ फेलर लोड, ऐसे हम बढ़ा रहे हैं। क्यों सर? हम चाहते हैं कि सॉइल हमेशा नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट में रहे। इसका मतलब क्या? अब आपको नॉर्मली कंसोलिडेटेड का मतलब मैंने बताया था, फिर से सुनो। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल है जिस पर जो अभी प्रेजेंट में स्ट्रेस लग रहा है ना, ऐसा स्ट्रेस, ऐसा लोड उसके जीवन में, जिंदगी में उसके पहले कभी नहीं लगा। मतलब प्रेजेंट स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पास्ट स्ट्रेसेस, उसको बोलेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड। और हमें यही सॉइल क्यों चाहिए? क्योंकि सर हम अभी डिजाइन कर रहे हैं, हम अभी चाहते हैं कि ये मैक्सिमम हम स्ट्रेसेस लगा दें उस पर, ताकि आगे जाके ये फैल ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड रहे। तो वही इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट हम डबल करते जाएंगे। अभी 12.5% लिया, फिर क्या 25%। अब ये 25% तो उसको पहले कभी नहीं लगा था, फिर 50%, ये 50% अब पहले कभी नहीं लगा था तो उस पर भी टेस्ट कर लिया, फिर 100% पे। तो ऐसे हम डबल करते जाएंगे। क्या? 12.5% ऑफ क्यू, फिर 25% ऑफ क्यू, फिर 50% ऑफ क्यू। क्यू क्या है? फेलर लोड जिस पर आप निकालना चाह रहे हो 100% ऑफ क्यू, ऐसे आप निकालते हो। ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इसको बिकॉज करके हम पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज इंटेंडेड दैट द सॉइल ऑलवेज रिमेन्स इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड कंडीशन। ये देखो वही लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं, इंटेंडेड मतलब हम चाहते हैं कि सॉइल हमेशा नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट में रहे। तो अब statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 explains statement 1. So option number A is correct. बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 348 बोल रहा है स्टेटमेंट 1, परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। ये शायद लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया और कई बार मैं बता के आया हूं। क्या सर? ग्राउंड वाटर टेबल का परमानेंट लोअरिंग हुआ। देखो देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी थी ग्राउंड लेवल। क्या था? ग्राउंड लेवल। यहां था आपका, ये पानी उल्टा क्यों बना रहा हूं मैं, ये था वाटर। ये तो सॉइल क्या रही सर? ये सबमर्ज रही। ठीक है सर, सबमर्ज रही। अब ग्राउंड वाटर टेबल क्या हुई? परमानेंट लोअर हो गई। कैसे? यहां आ गई, यहां आ गई जब ग्राउंड वाटर टेबल, यहां आ गई जब ग्राउंड वाटर टेबल। एक मिनट, अब ये गलत ना रिप्रेजेंट हो इसलिए मैं इसको, रुकना जरा, रुको। ये देखो, ये इधर जो गामा है ना सर, ये गामा पूरा सबमर्ज है पूरी डेप्थ में। ये केस 1 है। ब्लू पेन से मैं केस 2 बता रहा हूं। जब यहां पर आ गई तो ऊपर की सॉइल क्या हो गई सर? सैचुरेटेड। नीचे की क्या बची? सबमर्ज। और आप जानते हो गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है सर? गामा सैचुरेटेड बाय 2। तो 2 इधर ले लो आप, ऐसा लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में भी ये बताया था। तो जब लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल हुई तो ये गामा जो था ना, ये गामा ये बढ़ गया। क्यों? गामा सैचुरेटेड हो गया बाय कैपिलरी एक्शन। ये सबमर्ज नहीं रहा, बस ये सैचुरेटेड रहा बाय कैपिलरी एक्शन के कारण। तो जब गामा बढ़ गया, यूनिट वेट बढ़ गया, तो वेट ऑफ सॉइल जो ऊपर है वो बढ़ जाएगा। हाँ, और जब ये प्रेशर अब जो बढ़ गया तो ये प्रेशर लगाएगा नीचे वाली सॉइल पर, तो क्या हो जाएगा? सेटलमेंट होगा। हाँ सर, तो क्या है?
परमानेंट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्ट्स इन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। बात सही है, बिकॉज इसको बिकॉज करके पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट रिजल्ट इन सेटलमेंट स्ट्रेटा। पहली बात क्योंकि तो अपनी जगह है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो महानुभाव क्या लिख रहे हैं। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती है, डज नॉट रिजल्ट इन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रेटा। ये गलत बात है। क्यों? इफेक्टिव स्ट्रेस तो बढ़ जाएगी ना। क्यों? गामा सबमर्ज से निकल रही थी इफेक्टिव स्ट्रेस, अब गामा सैचुरेटेड इनटू ये H1 प्लस गामा सबमर्ज इनटू H2, इससे निकलेगी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये तो इफेक्टिव स्ट्रेस ही बढ़ गई, तभी तो सेटलमेंट हुआ। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है सर? ग्रेन टू ग्रेन उस पर प्रेशर लगने लगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई, तभी सेटलमेंट हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो भाई ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़े। ओके सर आगे बढ़िए। स्टेटमेंट 1 349 क्या बोलता है? Rate of settlement of consolidating layer depends upon its coefficient of consolidation, which is directly proportional to the permeability and number of drainage path। चलिए देखो, इधर छोटे से मैं लिख रहा हूं, देखो क्या आपने पढ़ा है टरजागी का छोटा सा टीवी विच इज इक्वल्स टू CV इंटू टी बाय डी स्क्वायर। ओके, क्या बोल रहा है? Rate of settlement of consolidating layer depends upon its coefficient of consolidation, yes, which is directly, अब CV क्या हो जाएगा सर? DV को D स्क्वायर के ऊपर पहुंचाओ तो CV is directly proportional to D स्क्वायर, वो जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? परमेबिलिटी के। क्यों? हाँ सर एक चीज और पढ़िए, के बराबर CV MV गामा W। इधर से भी आप क्या लिख सकते हो? CV is directly proportional to K। ओके, एंड नंबर ऑफ ड्रेनेज पाथ, जितना नंबर ऑफ ड्रेनेज पाथ रहेगा उसके भी। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही लिखी है, समझ में आती है बात? ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है? द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक पोर प्रेशर इज रिलीव्ड फास्ट इन सॉइल ऑफ हायर परमेबिलिटी, इन टर्न डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ड्रेनेज पाथ अवेलेबल इन द कंसोलिडेटिंग लेयर। बहुत सही बात। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो हायर क्या होगा आपका? एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पोर प्रेशर रहेगा, यस। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ ड्रेनेज पाथ रहेंगे उतने आसानी से, उतने जल्दी क्या होगा सर? रिलीज होगा पोर वाटर। प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक, वही तो है वाटर, ठीक है, रिलीज होगा। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और इससे सही एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। इसका मतलब क्या? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट एंड 2 गिव्स ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ो। 350 क्या बोल रहा है? Consolidation is the process of expulsion of pore water by applying steady load for a long time। 16 आना सत्य बात, चीख कर बता रहा हूं पीछे वाले लेक्चर से। कंसोलिडेशन इज अ टाइम टेकिंग, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच वी अप्लाई अ लोड फॉर लॉन्ग टर्म, so the consolidation takes place, so the expulsion of pore water takes place, which calls consolidation। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। Volume change, statement 2, volume change occurs immediately after the action of the load in case of consolidation test। Volume change immediately after the application of load। इमीडिएटली तो चेंज नहीं होता। वॉल्यूम कब चेंज होता है सर? कंसोलिडेशन में टाइम टेकिंग फिनोमिना है सर, तो टाइम लगेगा वॉल्यूम को चेंज होने में। तो ये स्टेटमेंट तो उसने गलत लिख दिया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सो ये सी इज करेक्ट। ओके, सेकंड फॉल्स है तो सी पर हम आ गए। आई बात समझ? ठीक है चलो। 351 क्या बोल रहा है कि इन बॉक्स शियर टेस्ट द फेलर प्लेन इज प्री डिटरमिन्ड एंड इज हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल बॉक्स शियर टेस्ट क्या है? डायरेक्ट शियर टेस्ट आपने पढ़ा था, डायरेक्ट शियर टेस्ट, हाँ सर पढ़ा था। उसका ये फेमस क्या है अजम्पशन है? क्या डायरेक्ट शियर टेस्ट का फेमस अजम्पशन कितना क्या था कि इधर पे हमने प्री डिटरमाइन कर लिया था कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे मान लिया कि ये एक, अगर सॉरी ये कैसा हॉरिजॉन्टल है? ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या होगा सर? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वो होगा फेलर प्लेन होगा, बल्कि ये चाहे वीकेस्ट हो या ना हो हमने अज्यूम कर लिया था। तो ये क्या अजम्पशन था? हाँ था। दूसरा एक अजम्पशन और था, क्या? इस फेलर प्लेन पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था, क्या था? नॉन यूनिफॉर्म था। ठीक है सर। एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी? इसमें डायरेक्ट शियर टेस्ट में, यही रिवीजन कर लो सारा, यहां याद करके जाओ, क्या? डायरेक्ट शियर टेस्ट में जो बाउंड्री से स्ट्रेस जो मूव करेंगी, कहां पर मूव करेंगे? क्रैक्स, वो सेंटर तक मूव करते हैं। ये इसके 3 अजम्पशंस थे। तो देखो ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है।
ओके दूसरा क्या था, शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, शियर स्ट्रेस हम, और ये तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ये मत बोलने लगना, मैं मिटा देता हूं भाई, एक मिनट। तो महानुभाव ये बस मैंने स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया आपको, ये ठीक है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। ये बोल रहा है कि जो शियर, हमेशा आप जानो ना शियर स्ट्रेस क्या, ऐसी हम एक ट्रॉली लेते थे, हाँ सर ट्रॉली लेते थे, उसका ऑपरेटस ऐसा अटैच रहता था, इधर हमने सॉइल स्पेसिमेन लगाया था, इधर लोडिंग मेजरमेंट थी, और इस डायरेक्शन में ये मूव करेगी, तो क्या होगा सर, इस पर क्या लग रहा था स्ट्रेस, किस डायरेक्शन में लग रहा था, हॉरिजॉन्टल में लग रहा था, ना कि वर्टिकल। तो शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड इन वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन गलत, तो सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्लियर है बात, क्लियर है, चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 352, इन द केस ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट मोर सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के केस में मोर सर्कल क्या करेगा सर, ओरिजिन से पास करेगा। तो यूसीएस कितना एक्सप्लेन किया आपको, सुनो फिर से सुनो। अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट सिर्फ कोहेसिव क्ले के लिए होता है, कोहेसिव सॉइल या क्ले के लिए होगा। पहला पॉइंट, कई क्वेश्चन आ जाएंगे, बन गया आपका। देखो दूसरा पॉइंट, इसमें जो सेल प्रेशर स्टेज रहती है, मतलब सिग्मा 3, चारों तरफ से जो हमने ट्राइक्सियल टेस्ट में क्या किया था, पानी भर के रखा था, क्यों, क्योंकि वो सॉइल अपनी जगह पे रहे, हाँ, तो हमने क्या किया था, पानी भर के रखा, तो सेल प्रेशर स्ट्रेस लगाई थी, हाँ, इधर सेल प्रेशर स्ट्रेस सिग्मा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों सर, ये कोहेसिव सॉइल के लिए है, कोहेसिव सॉइल अपने आप में जो पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं इसके, तो इसको चारों तरफ से घेर के रखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो सिग्मा 3 हमने 0 लिया था, तो इसमें क्या सिग्मा 3 की वैल्यू 0। तो जब हम मोहर सर्कल, मैंने आपको बताया था क्या होता है सर, मोहर सर्कल सर ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बोल रहा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सिग्मा 3 की वैल्यू 0, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस में सिग्मा 3, ये आ गया आपका सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू 0, यहां से ये यहां से ऐसा बना, ये आ गया सिग्मा 1, तो ये बन गया आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का मोहर सर्कल। ये क्या बन गया, मोहर सर्कल, ओके मोहर सर्कल, ठीक है, ये आपका रहेगा फेलर। ये और बता देता हूं, देखो फेलर एनवेलप क्या रहेगा, ये देखो, क्योंकि ये सी रहेगा। चलिए देखो, तो बोल रहा है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट मोर सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, यस बहुत सही बात, क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू 0। ये नहीं पता होता तो ये आंसर दे पाते क्या, नहीं। चलिए देखिए, बोल रहा है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है 0, मेजर नहीं सर, मेजर नहीं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है, माइनर। मेजर तो क्या हो गई सर, डेविएटर प्लस सिग्मा 3, तो डेविएटर स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3 0 है, ना कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन गलत, तो सी इज करेक्ट। बात समझ में आती है, आगे बढ़े, चलो। असर्शन में क्या बोल रहा है 353, फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल द पोर प्रेशर पैरामीटर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, किसमें, फुली सैचुरेटेड सॉइल में पोर प्रेशर पैरामीटर। देखो पोर प्रेशर पैरामीटर कौन कौन से थे सर, आपने एक पढ़ा था बी, पोर प्रेशर पैरामीटर बी, ये क्या था सर, चेंज इन पोर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेल प्रेशर, या सेल प्रेशर में से जो चेंज हो रहा था वो। इसका एक फॉर्मूला और था, क्या था सर, 1 याद कर लेना, 1 प्लस एन, मतलब पोरोसिटी इंटू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर अपॉन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, ये आपने पढ़ा था पोर प्रेशर। ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, बोल रहा है फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल द पोर प्रेशर पैरामीटर इज इक्वल टू 0। जो सॉइल फुली सैचुरेटेड होगी, उसका सॉइल फुली सैचुरेटेड होगी तो उसका क्या रहेगा सर, वाटर उसमें रहेगा, वाटर बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, आई बात समझ। जब वाटर रहेगा तो आपने एक चीज तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। क्या है, वाटर इज सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है वाटर। ओके, तो वाटर जब इनकम्प्रेसिबल है तो CW की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, CW मतलब कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है ना वाटर की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया सर, 0। जब ये 0 हो गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी की वैल्यू आ जाती है, देखो ये पूरा टर्म 0, 0 प्लस 1 1, 1 अपॉन 1 इज 1, ये हो गया 1। क्या बोल रहा है, फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल द पोर प्रेशर पैरामीटर इज इक्वल टू 0, नहीं,
ये बात गलत है, ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये तो हो गई गलत बात। तो क्या डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, डी इज ट्रू बिकॉज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। पढ़ना भी नहीं, लेकिन क्या अभी आप देख लो, सीख रहे हो, क्योंकि द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज मच स्मॉलर, वही बात लिख दी, much smaller the coefficient of volume compressibility, coefficient of volume compressibility मतलब CS मतलब क्या सर, जो ये जो compressibility of soil है ना उससे बहुत कम है, तो इसलिए ये बात सही है। अगर इधर 1 लिखा होता तो दोनों सही होते, ये एक्सप्लेनेशन भी सही होता, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 354 बोल रहा है द शेयर पैरामीटर C and phi वेरी विथ ड्रेनेज कंडीशन ऑफ शेयर टेस्ट, वेरी विथ ड्रेनेज कंडीशन ऑफ शेयर टेस्ट। बहुत सही, बहुत सही, सही बात लिखी है। शेयर पैरामीटर के लिए आपने क्या टेस्ट किए थे ट्राइक्सियल टेस्ट में, कौन कौन से, CD टेस्ट कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, CU टेस्ट कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट, UU टेस्ट अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। तीनों टेस्ट के हिसाब से आपको टोटल स्ट्रेस पैरामीटर शेयर पैरामीटर मिले, इफेक्टिव स्ट्रेस शेयर पैरामीटर मिले। आपने C डैश फाई डैश ऐसे ही तो डिफाइन किया था, हाँ किया था। तो ये क्या ड्रेनेज कंडीशन पर डिपेंड कर रहे थे क्या, हाँ कर रहे थे। साथ ही किस पे डिपेंड कर रहे थे सर, ये टाइप ऑफ टेस्ट पर भी डिपेंड कर रहे थे, हाँ सर कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बात समझ में आई। हाँ अगर ड्रेनेज कंडीशन है, ड्रेन्ड है, तो क्या पोर वाटर जनरेट हो पाएगा क्या सर, नहीं हो पाएगा। तो कौन से मिलेंगे आपको, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर मिलेंगे। अगर अनड्रेन्ड सॉइल है, ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, हाँ सर होगा, तो आपको इफेक्टिव शेयर स्ट्रेस पैरामीटर मिलेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि हाँ कर रहा है। रीजन आर क्या, शेयर पैरामीटर्स C and phi आर डिपेंडेंट ऑन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। जो शेयर पैरामीटर रहेंगे C और phi, वो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेंगे। हाँ भाई ये बात भी सही है। चलिए, शेयर पैरामीटर C and phi आर डिपेंडेंट ऑन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, के वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड करते हैं। चलिए, तो दोनों करेक्ट है, एक मिनट आंसर तो लगा दूं, बी दोनों बात सही है। आप एक बात बताइए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं सर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ो। 355 क्या बोल रहा है, स्ट्रेस पाथ्स कैन बी प्लॉटेड फॉर स्ट्रेस कंडीशंस ड्यूरिंग ट्राइक्सियल टेस्ट। ये नया टर्म आया, मैंने शायद इसका पहले भी जिक्र नहीं किया है, सुन लो क्या होता है। सर देखो पहले सुन लेते हैं। क्या आपने क्या किया कि एक सॉइल स्पेसिमेन है, उस पर लोड लगाया, डिफरेंट लोड्स के लिए आपने डिफरेंट क्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या मोर सर्कल आपने बनाया, ठीक है। आपने देखा कि हर एक लोड पर डिफरेंट क्या मिल रहा था, शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही थी। आपने उस पॉइंट को क्या कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया। तो डिफरेंट लोडिंग में डिफरेंट क्या बनेंगे, आपके पास मोर सर्कल बना, उसमें हर एक लोडिंग के लिए डिफरेंट क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास आई, हाँ सर आती है। तो जब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के पॉइंट्स को आप एक लोकस से या फिर कर्व से या फिर लाइन से इनके लोकस को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो जो एक पाथ बनेगा उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट और लोकसेस इज कॉल्ड स्ट्रेस पाथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्ट्रेस पाथ कैन बी प्लॉटेड फॉर स्ट्रेस कंडीशन ड्यूरिंग ट्राइक्सियल टेस्ट। हाँ सर कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ड्रेनेज ट्राइक्सियल टेस्ट, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों सर, ट्राइक्सियल ही तो एक वो टेस्ट है यूनिवर्सल जिस पर हम रिलाय कर रहे हैं, जिससे हम क्या ड्रेनेज कंडीशन UD CU टेस्ट कर पा रहे हैं। किसमें नहीं है ड्रेनेज कंडीशन कंट्रोल, डायरेक्ट शेयर में नहीं है ड्रेनेज कंट्रोल। तो ये तो बात गलत हो गई, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, क्योंकि A इज तो ट्रू, R इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़े। ओके, क्या बोल रहा है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेसेस इन द पोटेंशियल फेलियर प्लेन। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी सॉइल मटेरियल की इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेसेस इन पोटेंशियल फेलियर प्लेन। सही बात है। क्यों, देखो आप क्या करते थे सर, फॉर एग्जांपल आपने एक शियर प्लेन है, इस शियर प्लेन पर जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस आएंगी एट द टाइम ऑफ फेलियर, उसको ही तो आपने क्या बोल दिया था, स्ट्रेंथ बोल दिया था, शियर स्ट्रेंथ बोल दिया था। तो वही तो लिखा है, क्या लिखा है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कब डिटरमाइन कर पाओगे,
बाय द स्ट्रेसेस इन द पोटेंशियल फेलर प्लेन। जो स्ट्रेसेस इस पोटेंशियल फेलर प्लेन पर मिलेंगी उस पर ही तो आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर पाओगे। तो ऑप्शन सॉरी असर्शन तो सही है। दूसरा पढ़ो, द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस कॉजिंग फेलर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एज वेल एज ऑन द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द फेलर प्लेन, एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन द फेलर प्लेन। तो सही बात है, ये भी बात सही है। तो ये क्या, अरे यार ऑप्शन नंबर करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्यों, देख लो ना, ये तो एक्सप्लेन, यही तो मैंने अभी किया। जो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस कॉजिंग फेलर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द फेलर प्लेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई बात समझ, चलिए आगे बढ़ो। देख लो ये भी दिया हुआ है C प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। तो देखो शियर, ये फेलर पर, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस पर डिपेंड कर रही है। हाँ सर कर रही है। चलिए 357 क्या दिया है, 357 दिया है, द ड्रेन्ड टेस्ट यूजिंग ट्राइक्सियल टेस्ट सेपरेटर्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल सैंपल एंड हेंस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। बहुत अच्छी बात है। आप ये ड्रेन्ड टेस्ट आप यूज करोगे ट्राइक्सियल टेस्ट में। कौन सा, मतलब ड्रेन टेस्ट यूज करोगे ट्राइक्सियल टेस्ट में। ऑपरेटर्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ड्रेनेज ऑफ वाटर। यस, ड्रेनेज ऑफ वाटर को बताता है ये। आप इससे निकाल सकते हो द सॉइल सैंपल एंड हेंस द परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। तो आपने जैसे निकाल लिया Q इज इक्वल टू क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू KH NF बाय ND। आपने निकाला था ना, इससे डिस्चार्ज परमिबिलिटी भी आप फिर निकाल सकते हो। क्लियर है बात? हाँ सर, तो ये बात तो सही है। सेकंड क्या दिया है, द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूजफुल इन एस्टिमेशन ऑफ लॉस ऑफ इंपाउंडेड वाटर थ्रू परमिएबल सॉइल्स लेयर बिलो द अर्थ डेप्थ। बहुत सही बात है। इंपाउंडेड वाटर मतलब जो भरा हुआ पानी है उसके लॉस को पता करने के लिए जो परमेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अर्दन डैम के केस में, अर्दन डैम है, उसके अपस्ट्रीम में पानी भरा है, वो लॉस हो रहा है, उसको पता करने के लिए उस लॉस को परमेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ सर ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या सर? ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि असर्शन ए 358 में शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सैंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सैंड, ये तो गलत हो गया। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए सर? ये कोहेसिव सॉइल के लिए है। किसके लिए है? कोहेसिव सॉइल के लिए है। तो ये सैंड के लिए तो है नहीं। कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंडक्टिंग, ये तो गलत हो गया। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड नियरली द सेम फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड सैंड इन ड्रेन्ड कंडीशन। आप एक बात बताइए, ड्रेन्ड कंडीशन में जो इफेक्टिव एंगल रहेगा, एक बात बताइए इफेक्टिव एंगल कैसे बना सर? जब पोर वाटर क्या हुआ सर, पोर वाटर जनरेट होगा तो वो इफेक्टिव बना देगा स्ट्रेसेस को और इफेक्टिव एंगल बना देगा। ड्रेन्ड हो गया पानी, जब ड्रेन्ड हो गया, एक्सपेल आउट हो गया, डिसिपेशन हो गया पोर वाटर का, तो क्या इफेक्टिव रह जाएगा क्या? नहीं। तो ड्राई हो चाहे सैचुरेटेड हो, इफेक्टिव एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। सॉरी, जो शियरिंग रेजिस्टेंस का जो फाई रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सॉरी डी इज करेक्ट, क्योंकि पहला तो गलत हो गया। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ो। क्या 359 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1, a curved or straight line connecting the relevant stress points is called the stress path। अभी मैंने बताया था एक कर्व्ड लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस पाथ। रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट कौन सा है सर? ये टाउ मैक्स, मतलब जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाले कर्व को या पाथ को हम लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। सही बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या? all the total stress paths and the effective stress paths for the drain test are straight lines at a slope of 45 degree। ये बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे all the total stress path,
एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ फॉर द ड्रेन्ड टेस्ट। ये देखो लास्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया, जब ड्रेन्ड टेस्ट है तो पोर वाटर एक्सपेल आउट हो गया, डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर हो गया। तो आप बताइए टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस सेम हो जाएगी क्या? हाँ सर, क्योंकि यू की वैल्यू तो क्या हो गई 0। क्यों? हम जानते हैं सर सिग्मा बार क्या होता है सर, सिग्मा माइनस यू। ड्रेन्ड है तो यू तो खत्म हो गया, यू क्या हो गया खत्म, तो ये क्या सेम हो जाएगा क्या? हाँ सर। और ये यहां तक बात सही है, स्ट्रेट लाइन होगी एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। ये कैसे होगा देखो, ये कैसे होगा देखो, मैं लाया हूं शायद, एक मिनट देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? ये ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूं, ए बी सी ट्राइंगल है। ये क्या लिखा है? ए, अरे यार ये दिखेगा नहीं, एक मिनट रुको। ये है ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ए बी सी पॉइंट है। तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो देखो टेन थीटा क्या होगा सर, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा, एक मिनट आप देख लो, ऐसे ही देख लो, टेन थीटा क्या होगा सर, बीसी अपॉन ए सी। बीसी बीसी ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ए सी, ये ऐसा बना है ट्राइंगल, ऐसा बना है, देख लो ऐसा बना है ट्राइंगल, ये है बी, ये है सी और ये है ए। ओके, ये है ए, ऐसा बना है। तो बीसी, ये टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, बीसी अपॉन ईसी, बीसी अपॉन एसी हो गया। चलिए देखो, ये है सिग्मा वन, बीसी कहां पर है देखो, बीसी आपको ये जो सर्कल है ना दूसरा वाला, इस सर्कल में है बीसी, तो ये क्या है आपका सिग्मा वन डबल डैश, और ये एक सर्कल में है सिग्मा वन डैश। आपको चाहिए बीसी, तो ये जो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस बीसी, इसको दूसरे वाले सर्कल में से, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस में से इतना पोर्शन माइनस कर दें। इतना पोर्शन क्या है सर, रेडियस ऑफ छोटा वाला सर्कल माइनस कर दें, सॉरी, तो क्या आ जाएगा आपका, बीसी आ जाएगा क्या? हाँ सर बीसी आ जाएगा। तो देखो सिग्मा वन डबल डैश माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाय 2, देखो सिग्मा वन डबल डैश माइनस सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाय 2, किसके में से रेडियस, कौन सी रेडियस, ये दूसरे नंबर वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाय 2 माइनस किया, डिवाइडेड बाय एसी। एसी कैसे आएगा सर, ये एसी, एसी चाहिए आपको, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसे आएगा देखो, इन सेंटर से जो डिस्टेंस है सिग्मा वन डबल डैश प्लस सिग्मा थ्री बाय 2 माइनस सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाय 2, गणित लगानी है, हो जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको पूरा बनाना पड़ता है, आप इसमें देखकर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो, एक मिनट। ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। अ कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेस पाथ। यस, all the total stress paths and the effective stress path for the drain test a straight line at 45 डिग्री। सो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सेकंड वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है कि 360 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बोलता है कि मोहर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यस, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स का लॉजिकल अरेंजमेंट है मोहर्स थ्योरी। क्या मोहर्स थ्योरी क्या थी चलो यहीं रिवाइज कर लो, शॉर्ट नोट्स पे तो आपके लिखी होगी। कैसे? मोहर्स ने बोला कि जो शियर स्ट्रेस है ना, शियर स्ट्रेस है कहां पर, देखो तीन वर्ड बोल रहा हूं, शियर स्ट्रेस सुनते जाना, शियर स्ट्रेस ऑन फेलर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलर, शियर स्ट्रेस ऑन फेलर प्लेन, ये एफ क्या बता रहा, ऑन फेलर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलर इज अ फंक्शन ऑफ, क्या इज अ फंक्शन ऑफ, ये वाला है फंक्शन शो कर रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलर। ये बताया आपका किसने दिया ये बात बताई मोहर्स ने बोला किसी भी फेलर प्लेन पर शियर स्ट्रेस एट टाइम ऑफ फेलर इज अ फंक्शन होगा नॉर्मल स्ट्रेस के उसी फेलर प्लेन पर एट टाइम ऑफ फेलर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये मोहर्स की थ्योरी थी। ये किसके लिए दी इसने, एक किसी भी मटेरियल के लिए दी, किसके लिए दी, किसी भी मटेरियल के लिए। तो ये कैसी थ्योरी हो गई, ये जनरलाइज थ्योरी हो गई, जनरल थ्योरी हो गई। कैसी, एक जनरल है, किसी भी मटेरियल के लिए है।
सर इसके बाद कूलम ने क्या बोला कि अब एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने क्या किया, अपना एक थ्योरी उसने दी। उसने क्या बोला, उसने सॉइल के लिए पर्टिकुलर थ्योरी दी। तो उसने मोहर्स से सीखा और सॉइल के लिए मोहर्स को पर क्या किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सॉइल के लिए एक थ्योरी दी। उसने किस लिए दी थी, मटेरियल के लिए, उसने दी सॉइल के लिए। तो क्या बोला उसने, देखो शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा, इसने शियर स्ट्रेंथ तो इधर भी यही होता था, एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ये तो होता था, ये तो शुरू से होता था। ये देखो एस प्लस सी प्लस सिग्मा एफ टेन फाइव, और ये एस क्या हो जाएगा सर, ये एस हो जाएगा, ये एस हो जाएगा टाउ एफ एफ। ये क्या है, शियर स्ट्रेस एट फेलियर ऑन फेलर प्लेन। तो देखो क्या, पहला एफ क्या, शियर स्ट्रेस ऑन फेलर प्लेन, पहला एफ क्या बता रहा है, ऑन फेलर प्लेन एट फेलियर दूसरा एफ बता रहा है बराबर होगा किसके, में उस शियर स्ट्रेस के बराबर होगी जो कि बराबर है सी प्लस सिग्मा एफ एफ टेन फाइव। सिग्मा एफ एफ क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस एट ऑन फेलियर प्लेन एट टाइम ऑफ फेलियर। तो ऑन फेलियर प्लेन कौन बता रहा है, पहला एफ, दूसरा एट फेलियर कौन बता रहा है, सेकंड वाला एफ। तो ये कूलम्स ने दिया। कूलम ने किसकी बात करी सर, कूलम्स ने बात करी, कहां है कूलम, कूलम ने सर बात करी सॉइल की। तो कूलम ने स्पेसिफाई कर दी मोर्स की थ्योरी, मोर्स ने तो जनरल चीजें दी थी, कूलम ने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया। तो क्या बोल रहा है, मोर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यस सर, ये बात सही है। फिर क्या, मोर्स थ्योरी जनरलाइजेस कूलम्स थ्योरी, नहीं, कूलम्स थ्योरी क्या होना था, कूलम्स थ्योरी स्पेसिफाई द मोर्स थ्योरी, ना कि मोर्स ने इसकी थ्योरी जनरलाइज की, नहीं, कूलम्स ने स्पेसिफाई की। उसने तो जनरल थ्योरी दी ही थी सारे मटेरियल्स के लिए, कूलम ने स्पेसिफाई कर दिया सॉइल के लिए। तो इधर क्या रीजन होगा, रीजन होना चाहिए था, ये याद कर लो, कूलम्स स्पेसिफाई द मोहर्स थ्योरी, कूलम ने स्पेसिफाई की है। समझ में आई बात, ठीक है, ये जनरलाइज नहीं किया मोर्स, तो ये तो स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही बात है, आगे बढ़े, चलिए हम कहां तक पहुंच गए हैं सर, हम शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक तक पहुंच गए हैं। ऐसे ऐसे मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, असर्शन रीजनिंग के सारे उठा लिए मैंने, क्या फाउंडेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सब कुछ आपको एक जगह पे मैंने करके दे दिया है। आपको मेहनत नहीं करनी, आपको क्या करना, बस बने रहना है, आपको क्या बस बने रहना है। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आगे क्या करोगे, आप रिवाइज करके आओगे। एग्जाम बहुत पास है, अब लापरवाही नहीं, अब बिल्कुल सोना छोड़ दो, नींद आनी नहीं चाहिए। रजाई अच्छी लग रही होगी मुझे पता है, ठंड के दिन चल रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए। गोल आपको पता होना चाहिए, एसएससी मेंस इस बार क्लियर करना है, अब नहीं तो कब नहीं, करना है तो करना है, आपको करना ही है, अपने ड्रीम्स के लिए करना है। आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, चलिए ये मौका हर किसी के लिए नहीं मिलता, जिसको प्री नहीं क्लियर हुआ है उससे पूछिए उसको कितना दुख है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।